पिछले सेगमेंट में आपने जिक्र किया था स्ट्रेट ऑफ हरमूज का, तो आई थिंक थोड़ा सा वो बताना भी ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो है एक ऐसा वाटर वे है या शिपिंग लेन है जहाँ से दुनिया की 20% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज हैं उसी रास्ते से होती हैं। उसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान और यूएई है। और आप कह रहे थे कि क्या ईरान बंद कर सकता है, और अभी ये खबर आ रही है, ईरान का स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ये इंडिकेशन दे रहा है, उनके कुछ जो ऑफिशियल्स हैं, कि अगर इसी तरीके से हमले इजराइल की तरफ से जारी रहे तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है इसको वो बंद कर सकता है। और माजी में भी इन खदशात का इजहार किया जाता रहा है कि अगर ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज किसी तरीके से बंद होता है तो दुनिया भर में जो ऑयल एक जो क्राइसिस है, जो डिमांड एंड सप्लाई और जो पूरी जो शिपमेंट है, ये डिसरप्ट हो जाएगी। और जाहिर है कि ये जो तनाज़ा चल रहा है कि इसका तो ऑयल्स और ओवरऑल जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पाकिस्तान के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल कामरान, कल से हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक जो इसके साथ रिलेटेड जो जुड़े मामला है वो है दिफाई मामला। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, चूंकि अभी वॉर बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर आ रहा है, अल्लाह करे ये जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान का बजट अभी पेश हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और इसने अभी पास होना है। और ये ऐसी चीज़ थी जंग जो कि किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं की थी। मेरी कुछ आज बात हुई थी पाकिस्तानी हुकाम के साथ कि अगर ये जंग थोड़ा सा लंबा अरसे के लिए चलती है या इवन की अनसर्टेनिटी जो है वो कुछ अरसे के लिए चलती है तो इसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है। कामरान, 2-3 चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्टेबलाइज हो रही है, हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पर जिस किस्म का दबाव था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात हो रही थी, वो अब नहीं हो रही, क्योंकि करंट अकाउंट का जो खसारा है वो हमारा सरप्लस में है, अब खसारा नहीं रहा। तेल की जो कीमत थी इंटरनेशनल मार्केट में वो स्टेबल रही है, बल्कि कुछ कम हुई है, जिसका फायदा हुकूमत ने ये लिया कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम लेवी है उसका जो रेट 60 रुपये फी लीटर था उसको बढ़ाकर अब हम 78 रुपये फी लीटर कर चुके हैं। तो अगर ये जंग की सूरत हाल ऐसे ही चली या एटलीस्ट जो ऑयल मार्केट में डिसरप्शंस आती हैं और ऑयल की कीमतें जो है $70 से ऊपर रहती हैं, अभी भी ऑलरेडी कीमतें $8 फी बैरल 8% फी बैरल बढ़ चुकी है उसकी कीमत। और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो मेरी जो पाकिस्तानी हुकाम से बात हुई है कि जो अगली फोर्टनाइट है जब 1 जुलाई को नई कीमतें मुकर्रर होंगी तो हो सकता है कि पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ें लोकल मार्केट में। ना सिर्फ 1 जुलाई को, अभी भी कल जो प्राइसेस अनाउंस हो रही हैं उसमें भी शायद थोड़ा बहुत जो उसके अंदर एक रद्दोबदल आना है। और उससे भी ज़्यादा अगर ऑयल का बिल बढ़ जाता है तो हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर एक काइंड ऑफ हम एक स्टेबिलिटी एक फैक्टर ले आए थे जहाँ पे अदाइयों का दबाव नहीं था, वो चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। और अगर तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अगले माली साल के लिए हुकूमत ने जो पेट्रोलियम लेवी का हदफ जो 1468 अरब रुपए प्रपोज किया है फिर वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान और IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी आ सकते हैं। ऑल्दो इट्स अ वॉर फैक्टर, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है चीज़ें, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो स्टेबिलिटी का एलिमेंट आ रहा था उसको इस पे फर्क पड़ेगा। ये इसका एक मेरे ख्याल में एस्पेक्ट है और पूरी दुनिया ऑफ कोर्स इस वक्त कंसर्न्ड है, क्योंकि ये अगर जंग फैलती है तो फिर बाकी जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं वो भी मुतासर होंगी। हर मईशत को अपने अपने चैलेंजेस हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए अब मैं तारुफ कराऊँ, हमारे जो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, और जमील अहमद साहब हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और इन्हीं से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। जमील साहब, कैसे देख रहे हैं इस सारे तनाज़े को? ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता कई दहाइयों से टेंशन तो बिल्ड अप हो रही थी और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि ऑन एंड ऑफ इनके दरमियान थोड़ी टसल रही, बट ये जो फेज़ है लग ये रहा है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से अब एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि इमीडिएटली किसी डी एस्केलेशन का आपको चांस नज़र नहीं आ रहा और ये एक लंबी जंग होती हुई आपको नज़र आ रही है और बाकी प्लेयर्स भी इवेंचुअली इसमें आपको इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं? जी, कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन पहली तो बात यह है कि ये अचानक मामला तो अभी नजर आ रहा है, लेकिन इसका बिल्डअप काफी अरसा दराज से चल रहा है और एक मरतबा नहीं कई मरतबा इजराइल की तरफ से और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ईरान को धमकी मिलती रही है। और अमेरिका से हमेशा यही इजराइल कहता रहा है कि हमें इजाजत दी जाए ताकि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर सके। बहुत दिनों से वो कह रहा था। और आपको याद होगा कि पिछले बरस जब ईरान ने एक बयान दिया था कि अगर हमारी आयल तनसीबात को आपने किसी लिहाज से नुकसान पहुंचाया तो फिर इस पूरे खिते में कोई भी ऑयल तंसीब
जो तनसीबात वो बचेंगी नहीं। तो आपकी क्योंकि जो गुफ्तगू हो रही थी उस सिलसिले में मैं बात कर रहा था, जहां तक डी एस्केलेशन का ताल्लुक है, इस वक्त तो एस्केलेट हो रही है। डी एस्केलेशन का अभी कोई कम से कम आइंदा 2-3-4 दिनों में कोई खास इतना नजर नहीं आ रहा है, इशारा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के जो हालात हैं, बल्कि बतदरीज जो हालात खराब हो रहे हैं, जिसमें कि ऑयल ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है आज इजराइल की तरफ से ईरान में, और उसके साथ साथ गैस जो है साउथ पार्क में, वहाँ उनका सबसे बड़ा रिजर्वायर है, उसको किया गया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की आप बात कर रहे थे, कलामी हो रही है। ऐड करता चलूं, ये अभी ब्रेकिंग खबर आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अब ईरान की जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसको भी इजराइल ने निशाना बनाया है। तो क्लियरली यहां पर आपको एक्सपेंशन होती हुई नजर आ रही है। जो इजराइल की कार्रवाइयां हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशन से लेकर के अब उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको वो टारगेट कर रहे हैं। तो नाजरीन को बताते चलें कि अब जो खबर आ रही है कि इजराइल ने जो ईरान की बंदर अब्बास पोर्ट है उसको भी अब निशाना बनाया है। जी जमील साहब। जी, ये तसलसल जो उसका सिलसिला चल रहा है, मैंने जिस तरह के बता रहा था, और अब ये ब्रेकिंग न्यूज भी आ गई है मजीद कि उन्होंने मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया होगा, इसीलिए बंदर अब्बास पर उन्होंने हमला किया है कि वहां कोई ना कोई स्टोरेज होगा, कुछ और मामलात होंगे। तो वो उस लिहाज से ये एस्केलेट हो रहा है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ईरान ने तो पहले ये इंदिया दे दिया था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अगर जरूरत पड़ी तो, इसका मतलब यह है कि जब एस्केलेट होता जाएगा और वहां से बरतानवी बहरी बेड़े इस लिहाज से चल पड़े, ओमानी वाटर्स में आना शुरू हो गए हैं वो भी तो इजराइल की सपोर्ट में और ईरान को चेक करने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए ही आ रहे हैं ना। और अमेरिका इससे पहले बयान दे चुका है, कई महीने पहले बयान दे चुका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया तो हमारे जो वहाँ मिलिट्री एसेट्स हैं वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा खोलने के लिए। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है, होती, क्योंकि मैं यमन में मेरी तैनाती रही है अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से, और मैं सरबराही मैं करता रहा हूँ कंट्री हेड के तौर पर अपने डिपार्टमेंट की। तो मुझे एग्जैक्ट मैंने देखा है बाबुल मंदाल जो कि वहाँ यमन से एरिटेरिया के तरफ तकरीबन 45 किलोमीटर का ये एक है बॉटल नेक है, इसको जब चाहें होती भी इसको ब्लॉक कर सकते हैं। तो जाहिर है इसमें एक इकोनॉमी में भूचाल आ जाएगा, और दूसरा रसगाहें जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। अच्छा, खालिद चश्ती साहब आपकी तरफ आते हैं। अभी जिस तरीके से इसराइल अटैक कर रहा है, पहले उन्होंने साउथ पार्स फील्ड के ऊपर अटैक किया, अभी जैसे कामरान बता रहे थे कि पोर्ट बंदर अब्बास के ऊपर भी उन्होंने अटैक कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में ईरान के पास क्या चॉइसेस रह जाती हैं, गिवन द फैक्ट कि उनकी जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उनके जो की एसेट्स हैं उनको प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ उनको तबाह किया गया, तो अब ईरान के पास क्या चॉइसेस बच रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। देखिए, ईरान की जो टॉप लीडरशिप, एक तो पासदारान इनकलाब की लीडरशिप, फिर उनकी डायरेक्ट मिलिट्री कमांड एंड जो टॉप लीडरशिप थी वो, और उसके बावजूद जो साइंटिस्ट आप देखें आज 9 रिपोर्ट हो रहे हैं जो एलिमिनेट या टारगेट किया जिनको, तो ये कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ, और ये बड़ा सडन था और ज़ाहिर शॉक है। और इतनी बड़ी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, इजराइल ये बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है जो मुझे लग रहा है वो ये चाह रहा है कि लेडर ऑफ एस्केलेशन इजराइल के कंट्रोल में रहे, जिसका मतलब ये है कि वो चाहे तो जंग का टेम्पो उठा दे और चाहे उसको लोअर करे। अब कल हमने देखा था कि रिटेलिएशन ईरान ने की थी जो कि ऑब्लिगेटरी थी, ऑब्वियसली ईरान ने करना था, और अगर नहीं करता तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन और डिप्लोमेटिक, और कल को इवन नेगोशिएशन टेबल पर ईरान के खिलाफ बहुत ज्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन उसकी एडवर्स इफेक्ट होना था। तो ये तो जरूरी था ईरान रिटेलिएट करता, और जाहिर है बड़ा इफेक्टिव था। लेकिन जाहिर है इजराइल की बैकिंग इतनी स्ट्रांग है, उसकी मिलिट्री पावर इतनी स्ट्रांग है, उनकी एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग और वायबल है, तो वो जाहिर है इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, और ये तो एक ऑनगोइंग ऑप्शन है। और अनफॉर्चुनेटली ईरान के पास एयरफोर्स के ऑप्शन बहुत महदूद है। उनके फाइटर जहाज आप सब जानते हैं कि F-14 है, फैंटम F-4 है, ये शाह ईरान के जमाने के जहाज थे ऑब्वियसली, और हैं उनके पास इनके स्पेयर पार्ट्स भी नहीं बहुत अरसे से रहे। ये दोनों अमेरिकन ओरिजिन के जहाज है जिसकी वजह से उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल था। तो एयर पावर की इंप्लॉयमेंट तो कोई सिग्निफिकेंट है नहीं, और जो ये वो जहाज डायरेक्ट इजराइल तक पहुंच भी नहीं सकते बगैर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के। इन जहाजों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी नहीं है, ना इनके पास कोई टैंकर है। अच्छा खालिद चश्ती साहब, आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पे थोड़ी सी इकोनॉमिक उन पे सैंक्शंस को रिलैक्स किया गया था, कुछ पैसा भी रिलीज हुआ था।
उस टाइम पे कुछ ऐसी इतलात क्या आई थी कि ईरान ने अपनी जो एयरफोर्स थी या एयर डिफेंस था उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की हो? जी देखिए, इतने जो जब से ये शाह फरहान की हुकूमत खत्म हुई है, ये जहाज उस जमाने के हैं, और मोस्टली जो एयर डिफेंस है और जो मिसाइल सिस्टम है और जो न्यूक्लियर है, वो ध्यान में रखना चाहिए कि मोस्टली पासदारान इनकलाब के कंट्रोल में है। डायरेक्ट आर्मी या नेवी मेरे नॉलेज के मुताबिक उसको कंट्रोल नहीं करती। तो जाहिर है एक सुप्रीम उनकी कमांड भी है और एक लीडरशिप भी है, तो उनकी प्रायोरिटाइजेशन, उसके पीछे एक रीजन है जो उन्होंने सरफेस टू एयर या सरफेस टू मोस्टली सरफेस टू सरफेस मिसाइल पर ज्यादा जो काम किया है उन्होंने, वो ज्यादा इसलिए काम किया है कि उनको पता था कि इनके फाइटर जहाज कोई भी वो ले ले, बहुत मुश्किल होगा उनका इजराइल तक पहुंचना, ना सिर्फ रेंज या कैपेबिलिटी की वजह से, बल्कि रास्ते में जो मिडल ईस्टर्न के जो फ्रेंडली सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज हैं, एपरेंटली अरब कंट्रीज जो हैं, वो ईरान को कभी नहीं जाने देंगे क्रॉस ओवर करने के। जो दरमियान में मुल्क आते हैं, जो जॉर्डन है, जो सीरिया है, या अगर आप इराक देख लें, तो ये मुल्क तो कभी अलाउ नहीं करेंगे। जबकि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इनवर्ड जो स्ट्राइक अभी आई है उसको अलाउ किया है। जाहिर है 2200 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर का फासला तय करके वो जहाज आए हैं, 200 के करीब जहाज आए हैं, हो सकता है दर्जन से ज्यादा एयर टू एयर रिफ्यूलर भी रास्ते में मौजूद हो जिन्होंने रिफ्यूल किया उन जहाजों को। तो इन मुल्कों ने फैसिलिटेशन तो की है, लेकिन ऐसी फैसिलिटेशन अगर ईरान के पास जी बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, और यही वजह है कि शायद इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ईरान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको तो वो फैसिलिटी मुहैया नहीं होगी अगर आप इसराइल के ऊपर वो करना चाहते हैं इस तरह की एयर स्पेस जो बीच में सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज हैं। तो खदशा इसका यही है कि फिर हो सकता है कि जो ईरान है, बाकी जो एसेट्स हैं मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के या बाकी मुल्कों के, उनको वो निशाना बना सकता है। उसके हवाले से भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अभी, लेकिन उसका जिक्र हम इस ब्रेक के बाद करेंगे। सो स्टे विद अस।